वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आज जो मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीच में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड है हमारी प्रस्तावना में, ये संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में जो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना में डाले गए। इसी का विरोध करते हुए पूर्व राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने 2020 में एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि ये जो दो शब्द हैं पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, इन्हें प्रस्तावना से हटा दिया जाना चाहिए। इन्हें हम मुख्य प्रस्तावना के नीचे किसी पैरा में जगह दे सकते हैं। अब क्योंकि प्रस्तावना में उस डेट का जिक्र है जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि एडॉप्शन के टाइम ये दो शब्द उसमें नहीं थे, इसलिए ये दो शब्द उस प्रस्तावना में नहीं होने चाहिए। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, उस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात स्थापित कर दी है कि जो पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द हैं, ये भारत के संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इन्हें हम संविधान से अलग नहीं कर सकते। तो ये आज का पूरा मुद्दा है जिस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हमारी प्रस्तावना, हमारा जो प्रियम्बल है, वो कैसे इवॉल्व होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान को अपनाने के साथ 26 नवंबर 1949 को अपना ली गई और 26 नवंबर 1949 को जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, यानी कि संप्रभु था, लोकतांत्रिक था और ये गणराज्य था। ये तीन शब्द प्रस्तावना में प्रारंभ में जो है रखे गए। ठीक है, इसमें दो वर्ड, एक है हमारा सोशलिस्ट जो कि समाजवाद है और दूसरा सेक्युलर जो कि पंथ निरपेक्ष है। ये दो शब्द नहीं थे। इन दो शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से प्रस्तावना में जोड़ा, जो कि प्रस्तावना में एकमात्र किया गया संशोधन है। हमारा जो ओरिजिनल प्रियम्बल है उसमें यही तीन शब्द शामिल हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रस्तावना को लेकर दो महत्वपूर्ण केस है। एक 1960 में बेरूबारी का केस है और फिर 1973 में केशवानंद भारती का केस है। इस बेरूबारी के केस में, जो कि 1960 का केस है बेरूबारी का, इसमें इस केस में सर्वोच्च न्यायालय यह मानता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये संविधान का भाग नहीं है, ये मानता है। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन से अलग रख रहे हैं। केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय पलटते हुए
अपने निर्णय को उलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, ये संविधान का अंग है, संविधान का भाग है। और यहां तक कहा कि अगर हम संविधान को पढ़ते हैं तो उस पूरे संविधान को हमें प्रस्तावना के प्रकाश में ही पढ़ना चाहिए। प्रस्तावना के अंतर्गत हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनका जो विजन है, जो वो जैसा भारत प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उस बात को दर्शाया गया है। और अगर हमें संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ने में कहीं कोई समस्या आती है तो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्थापित कर दिया कि उसे हम प्रस्तावना के प्रकाश में पढ़ें तो वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, ऐसा केशवानंद भारती में कहा गया। लेकिन इसी केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे की बात कही गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो बहुत व्यापक है। संविधान में संशोधन संसद कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन उसे संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का सम्मान करना होगा। वो बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये जो दो शब्द है, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दोनों शब्द संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, सेक्युलर भी और सोशलिस्ट भी। अतः संसद को संविधान के मूल ढांचे का सम्मान करना होगा और वो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ये पूरा मामला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हमने ये जो सेक्युलर वर्ड है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, तो क्या उससे पहले हमारा संविधान सेक्युलर नहीं था? एक बड़ा प्रश्न सबके दिमाग में उठता है, आखिर इसे प्रेम्बल में डालने की जरूरत यहां पर क्यों पड़ती है? ऐसा क्यों हमें जरूरत पड़ा कि हम ये पंथ निरपेक्ष शब्द यहां पर डालें? और क्या संविधान सभा में इस पर कोई चर्चा हुई है, कोई बहस नहीं हुई कि हमें सेक्युलर शब्द डालना चाहिए, सोशलिस्ट वर्ड डाल देना चाहिए? इन पर भी अभी चर्चा हम लोग तुरंत में करते हैं। आइए देखते हैं इसको हम लोग। इसे मैं रफ कर रहा हूं। समझिएगा, संविधान का क्या ये सेक्युलर नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रहा है या नहीं रहा है, इसकी चर्चा हम लोग अभी कर लेते हैं। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो ये समानता यानी इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 एंड 16 को अगर हम देखें तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव न करने की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 और 16। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग देखें आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 29, तो ये धार्मिक कर एवं धार्मिक अनुदेशों से, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, संरक्षण प्रदान करता है व्यक्ति को। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 27 और 28, आर्टिकल 27 एंड 28, जो आर्टिकल 29 एंड 30 है, आर्टिकल 29 एंड 30, ये
भाषाई यानी भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा उनके प्रशासन की स्थापित करना एवं प्रशासन दोनों की अनुमति प्रदान करता है, अलाउ करता है। वो अल्पसंख्यक जिन्हें भाषा और धर्म के आधार पर बनाया गया है, ऐसे अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने की स्वतंत्रता देता है। इसी में अगर आप आर्टिकल 325 को देखेंगे तो वो इक्वल बैलेट की बात करता है। वो कहता है कि किसी भी प्रकार का सेक्शनल प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा इलेक्टोरल रोल में, ठीक है, आर्टिकल 325 है। इसके अलावा यदि और आप आगे बढ़ करके देखें तो डीपीएसपी में अगर हम लोग चलें तो डीपीएसपी में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल 48 काउ स्लॉटर, गौ हत्या पर रोक की बात करता है, ठीक। अब इन सारे आर्टिकल्स को अगर आप एक साथ देखते हैं, इन सभी अनुच्छेदों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये कुल मिलाकर राज्य को धार्मिक मामलों से अलग करने की बात करते हैं। इस हिसाब से पता चलता है कि राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा या धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा। इतना ही नहीं, इससे अगर आगे बढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि हमारा संविधान हिंदू धर्म में समानता की भी बात करता है, यानी कि इक्वालिटी विद इन द हिंदू रिलीजन की भी बात करता है। हिंदू रिलीजन को स्पेसिफिकली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत का सबसे बड़ा रिलीजन है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदू की। तो आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, आर्टिकल 25 2B हिंदू धर्म में समानता की बात करता है, ठीक है। तो इक्वालिटी सभी धर्मों में तो ठीक, इसके साथ साथ जो हिंदू धर्म है, जो भारत का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ज्यादा लोग जिस धर्म को मानने वाले हैं, उसमें यदि किसी प्रकार का भेदभाव है तो उसमें भी समानता की बात हमारा संविधान कर रहा है। इसके अलावा आधुनिक समाज की मांग को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 25 2A राज्य को यह अनुमति देता है कि वो कोई भी ऐसी धार्मिक गतिविधि हो, कोई भी ऐसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या पंथ निरपेक्ष गतिविधि जो किससे संबंधित हो, धार्मिक अभ्यास से संबंधित हो, इसका नियमन राज्य कर सकता है, राज्य नियमन कर सकता है, यानी स्टेट रेगुलेट कर सकता है। यही जो एक वर्ड है हमारे पंथ निरपेक्षता को पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से अलग करता है। जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है और जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, यहीं पर आकर अलग अलग हो जाते हैं। जहां पर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता यह कहती है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से नहीं करेगा, एकदम आइसोलेटेड है दोनों। वहीं पर आर्टिकल 25 2A कहता है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या पंथ निरपेक्ष गतिविधि किसी भी धार्मिक अभ्यास से संबंधित है, उसका जो नियमन है वो राज्य कर सकता है। ये सारे आर्टिकल कंबाइंड रूप से मिलकर इस बात को स्थापित करते हैं कि चाहे भले ही 42वें संविधान, चाहे भले ही हमारा जो
मूल प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं भी रहा हो, फिर भी ये अनुच्छेद पहले से रहे हैं और इन्होंने हमारे संविधान की प्रकृति को मूल रूप से ही सेक्युलर बना करके रखा है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अच्छा एक तो बात ये हो गई कि भले ही पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन हमारे संविधान की जो मूल प्रकृति थी वो पंथ निरपेक्षता की ही थी, सेक्युलर कैरेक्टर ही था। इसके अलावा क्या मैं और आगे बताऊं अगर, तो क्या कोई इस पर डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसकी भी चर्चा मैं कर देता हूं। तो 15 नवंबर 1949 की डिबेट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, प्रोफेसर केटी शाह और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच, जिसमें केटी शाह कहते हैं ऑन 15 नवंबर 1949 का ये डिस्कशन है। प्रोफेसर केटी शाह और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। अब इस बहस को अगर आप देखेंगे तो केटी शाह इस मत में हैं, वो कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर, फेडरल और सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में डाल देना चाहिए, ये 3 वर्ड इंसर्ट कर दिए जाने चाहिए, ऐसा केटी शाह कहते हैं। लेकिन केटी शाह का अपोज करते हुए आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हम अपने लोगों पर वो किस प्रकार के समाज में रहना चाहते हैं, वो अपने समाज का कैसा निर्माण करना चाहते हैं, हम उन पर ये थोप नहीं सकते, हम उन पर ये थोपेंगे नहीं। वो जैसे समाज का निर्माण करना चाहें उस समाज में रहें, चाहे वो सोशलिस्ट नेचर का हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट नेचर का हो, या आगे चल करके हमारे लोग कोई नया एक सोशल पैटर्न इवॉल्व कर लें और उसमें वो रहना चाहें, हमें उससे ऐतराज नहीं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि डीपीएसपी में हमने कई सारे प्रोविजंस डाल दिए हैं जो ऑलरेडी सोशलिस्ट कैरेक्टर के हैं। तो जब वो सोशलिस्ट कैरेक्टर के पैटर्न, सोशलिस्ट कैरेक्टर के बहुत सारे प्रोविजंस हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं डीपीएसपी में, तो इसे अलग से फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यही बात सेक्युलर वर्ड को लेकर के भी है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा डिस्कशन, अपना पूरा रिप्लाई सोशलिस्ट वर्ड के अराउंड ही रखा था, सेक्युलर और फेडरल को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा था, और इस हिसाब से प्रोफेसर केटी शाह द्वारा ये जो अमेंडमेंट करवाने की कोशिश की गई थी वो निरस्त हो गई थी। बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया तो ये सेक्युलर वर्ड, वहां पर सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन है, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड जो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके दिमाग में नहीं है, उनके दिमाग में ये बातें रही हैं, बट स्टिल क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस हमने सोशलिस्ट और सेक्युलर नेचर के डाल रखे थे तो उसको दोबारा डालने की जरूरत नहीं समझी गई, और बी आर अंबेडकर का रिप्लाई मैंने आपको बताया ही। ठीक है, तो जब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड डाल दिए जाते हैं तो आगे आप लोगों को पता होगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बहुत सारे जो ऑब्जेक्शनेबल अमेंडमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए, ऐसे संशोधन किए गए जिस पर बहुत लोगों को आपत्ति थी, उन सबको रिवर्स किया गया 44th में। लेकिन उस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को नहीं हटाया गया, उन्होंने भी इसे माना था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि ये दोनों शब्द हमारे संविधान में, प्रस्तावना में होने चाहिए। तो इतने डिस्कशन से एक बात तो बहुत क्लियर हो जाता है कि चाहे भले ही हमारे मूल प्रस्तावना में ये 2 शब्द न रहे हों, लेकिन हमारा जो संविधान है उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो सोशलिस्ट भी है और सेक्युलर भी है। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं।
ये डिस्कशन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है? अगर हम इस डिस्कशन की बात करें तो ये डिस्कशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे जब भारत आजाद होता है तो आजादी के थोड़े से कुछ सालों को अगर आप देखेंगे तो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज राज्य लगाता है, स्टेट स्टेब्लिश करता है। स्टेट का मतलब इंडिया से है, देश से, कंट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, स्टेट स्टेब्लिश करता है। लेकिन वहीं पर आगे अगर आप बढ़ेंगे, अब यहां पर हम अपने आप को कहते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे 1960s में एंड 1970s में आपको बैंक्स और इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन देखने को मिलेगा। राष्ट्रीयकरण 60s में और 70s में। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर होगा तो फिर ये नेशनलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का क्यों होगा? ये जो नेचर हमें देखने को मिलता है ये क्लासिकल सोशलिज्म, जहां पे स्टेट ही सब कुछ करेगा। इतना ही नहीं, हाई टैक्सेस, लाइसेंस राज, रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं किधर की तरफ? क्लासिकल सोशलिज्म की तरफ। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1991 में आप देखेंगे हमारी जो इकोनॉमी है, हम मूव कर जाते हैं मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की ओर। अब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की ओर मूव करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, बहुत ज्यादा संख्या में हम गरीबों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। यानी इनइक्वालिटी का मतलब रिच पुअर डिवाइड, रीजनल इनइक्वालिटी, विद इन स्टेट इनइक्वालिटी, सब कुछ होने लगता है। तो इस इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि हम सोशलिज्म को अपना करके रखें। इनइक्वालिटी को एड्रेस करना जरूरी है। अब इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए आपको पता होगा सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें एमजी नरेगा, सब्सिडाइज फूड, है, इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है टू वुमेन एंड फार्मर्स, ठीक है। ये सब जो सोशलिस्टिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से हम पुअर को अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की मदद कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, इसलिए हमें सोशलिज्म के ट्रेड्स को, सोशलिज्म के जो गुण हैं उसको अपने नीति निर्धारण में शामिल करना जरूरी है, जिससे कि गरीबों की मदद की जा सके तथा उन्हें उनका हक दिलाया जा सके। इसीलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे चल करके आप देखेंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये इस बात को मानता है कि ये जो सेक्युलर वर्ड है और सोशलिज्म वर्ड है, सोशलिस्टिक वर्ड है, ये दोनों जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सोशलिज्म लोगों को उनका हक दिलाने के लिए जरूरी है और सेक्युलर वर्ड कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी को बढ़ावा देता है, समानता के अधिकार को बढ़ावा देता है, लोगों में समरसता लाने को बढ़ावा देता है। तो सेक्युलर सोशलिस्टिक, ये एक पूरा डिस्कशन हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मूल प्रस्तावना में ये नहीं थे, कैसे इस पर एक केस हुआ सुब्रमण्यम स्वामी का। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज किया और ये कहा कि जो धर्मनिरपेक्षता है और समाजवाद है, ये दोनों संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे
संशोधित नहीं किया जा सकता और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 1976 से है और अब तक ये हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व की, जैसे कि इनसे प्राइवेट सेक्टर को कोई नुकसान थोड़ी है। अगर यहाँ पे सोशलिज्म लिखा हुआ है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, वो तो ग्रो कर ही रहा है जैसे कर रहा है। ठीक है। साथ ही साथ सेकुलर लोगों को समानता की भाव दे रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत इसे हम देख सकते हैं, काफी बड़ा दायरा है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया। इसके महत्ता को हमने डिस्कस किया कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है सोशलिज्म, इसकी हमने चर्चा की, और कैसे हमने एक अपनी ही परिभाषा सोशलिज्म की निकाली है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम गरीबों का शोषण नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी करके हमने ग्रोथ को बढ़ावा दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या थी उसको एड्रेस किया है। लेकिन इन सब के साथ समानता की भी बात हमें करनी है, हमें लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना है। इन्हीं सब बातों के साथ आज का ये डिस्कशन हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।